वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विशेषांक। इससे पहले कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि वी विल बी टेकिंग अ फुल होल सीरीज कंप्राइजिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स उनका मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले थे। फुल डिटेल वीडियो में मैं छोटे छोटे करके कुछ सीरीज़ बना रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़, जहाँ पे हम लोग हर एक इंडिविजुअल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में समझेंगे। उनके जो 4-5 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, लाइक उनका मोड ऑफ एक्शन, उनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उनका क्लासिफिकेशन, उनका सिंथेसिस। जो इम्पोर्टेंट होंगे उन सबको लेंगे और उनके बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं और कैसे अपनी बॉडी में काम करते हैं। हाउ डू दे एक्ट ऑन अवर बॉडी टू ट्रीट और टू कॉम्बैट और टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन जो भी हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो उस सीरीज़ को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ये लेक्चर सीरीज़ चलने वाली है इसमें हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो समझेंगे इस बारे में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और विदाउट एनी डिले आज के इस लेक्चर में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो मैं आज एक ब्रीफ हिस्ट्री जो बताऊंगा एंटीबायोटिक्स की, कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। हमारी फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में एंटीबायोटिक्स है। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बट इसको मैं ऐसे छोटे से टॉपिक में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से पार्ट्स को कहाँ कहाँ पे आपको शो करना है, या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर यू, मैं उसी इन्फॉर्मेशन को कवर अप करके यहाँ पे शो करूँगा। सो माई एम विल बी कि जो एंटीबायोटिक्स का बड़ा सा टॉपिक है वो आपका रिड्यूस हो जाए। तो आज के टॉपिक में हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं और उनकी ब्रीफ हिस्ट्री समझते हैं। और उसके बाद सबसे पहली क्लास है जो एंटीबायोटिक्स की, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उनके बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू वॉच द होल वीडियो, ताकि ताकि आपको जो समझ में आ सके एंटीबायोटिक्स के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स हम लोग को पता है दे आर दी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स विच एक्ट अगेंस्ट, मेनली अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, जो भी बैक्टीरियल डिजीजेज होती है उनसे अगर हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। आपको पता होगा, आप लोग ने जनरली एनकाउंटर किया होगा कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तब आपको एमोक्सिसिलिन या फिर और भी एंटीबायोटिक्स होती है, क्लोवुलिनिक एसिड वगैरह दिया जाता है, एम्पिसिलिन दिया जाता है। और कभी आपको बुखार तेज होना है तब आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ओफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, ऐसे करके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं ताकि हम लोग जो भी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कॉम्बैट कर सके, उसको ट्रीट कर सके। तो ये हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में हमारी एक कैटेगरी आती है। पहली चीज़ मतलब कि उनका समझना होता है कि उनकी हिस्ट्री में क्या होता है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था ये एंटीबायोटिक्स, वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ी डिस्कवरी एंटीबायोटिक्स की अगर बोली जाती है तो वो बोली जाती है पेनिसिलिन की। ठीक है, कि हमने पेनिसिलिन को बनाया था। पेनिसिलिन वॉज दी फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। तो पेनिसिलिन जो था वो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था। अब इसके बाद बट ये डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में, बट इससे पहले भी कुछ और डिस्कवरी हो गई थी जहाँ पर हम लोग ने एंटीबायोटिक्स को हमारी नॉलेज में आ चुके थे। तो इसको मैंने जो एंटीबायोटिक जो हमारा पेनिसिलिन है उसको मैंने सेकेंड डिस्कवरी में डाला है, इससे पहले की फर्स्ट डिस्कवरी जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट में नहीं यूज होता था एंटी इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बट इट वाज आल्सो समथिंग विच इज वाज एक्टिंग ऑन ऑन द बैक्टीरिया। तो वो क्या चीज़ थी? फर्स्ट डिस्कवरी थी हमारी सेल्वारसन की। बहुत रेयरली ये क्वेश्चन कभी कहीं आपने पूछा होगा, कभी कभी अगर जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे अगर वहाँ पे फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करी जाती है तो वो हमारा सेल्वारसन होता है, जिसको हम लोग आर्फेनमीन बोलते हैं। सेकेंडली ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, जिसको क्या हुआ था 1910 में डिस्कवरी हुई थी इसकी एज अ ड्रग। और यहाँ पर जनरली ये इसमें हम लोग क्या किया था, मतलब कि इसको हम लोग डायरेक्ट एंटीबायोटिक इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि ये जो कुछ डाइज हैं उनमें हम लोग हिस्टोलॉजी का जो प्रोसेस होता है, जो हम लोग स्टडी करते हैं सेल्स वगैरह की, वो टिश्यूज़ वगैरह की, उसमें जो स्टेनिंग का काम था वो सारी चीज़ें हम लोग सेल्वारसन की स्टोर करते थे। हम लोग सेल्वारसन को मतलब स्टेनिंग यूज़ करते थे, वहाँ से हम लोग एंटीबायोटिक की तरह यूज़ करते थे। तो इसको एक डायरेक्ट एक्शन नहीं था इसका, मतलब कि एंटीबायोटिक ही था, बट इसको एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट हमने यूज़ करना तब शुरू नहीं किया था इनिशियली। तो इसको लोग ज़्यादातर बोलते नहीं है।
बोलते हैं कि जो 1929 में हमारा पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर, बट ऐसा नहीं है। उससे पहले सलवारसन 1910 में ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था। स्टेनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते थे, एंटी बैक्टीरियल सेल्स के अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल्स के अगेंस्ट यूज़ करते थे, तो वहाँ पर उसको यूज़ करते थे। अब ये जो था सेकंड डिस्कवरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जिसको हम लोग ने एक बेसिस माना था कि एंटीबायोटिक्स की शुरुआत यहाँ से हुई थी। इससे पहले भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ चुके थे, बट उनको एक नाम नहीं दिया गया था एंटीबायोटिक्स का, एग्जैक्टली इनको मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया था, बट यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ से इनकी मार्केट लॉन्चिंग शुरू हो गई थी। तो जो ये अपना पेनिसिलिन, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि हमारे क्या हुआ भाई, हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, वो क्या है, साइंटिस्ट जो है, 1928 की बात है, वो छुट्टी मनाने के लिए चले गए थे गाँव घूमने कहीं। जब वो लौट के आए तो उनका एक कुछ वो बहुत बड़े बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो वो उनका स्टेफाइलोकोकस का एक सैंपल था, वो खुला छोड़ के चले गए थे बाय डिफ़ॉल्ट, बाय मिस्टेक, सेरेंडिपिटी से चले गए थे छोड़ के। और नोटिस, जब वो लौट के आए तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एरिया जो कॉलोनी, बैक्टीरिया जनरली कॉलोनी फॉर्म करके ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे उनको देखा कि जो कॉलोनी वो पूरी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ब्रेक डाउन हो रहा है, कहीं पे उसका वो क्या कहते हैं, वो दिख रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगा उनको, मतलब कि ये क्या हुआ कि कहीं पे ग्रोथ ऑफ ग्रोथ दिख रही है, कहीं पे इनिबिशन है। तो उन्होंने इसको बोला था कि, उन्होंने क्या बोला इस चीज़ को, कि बैक्टीरिया, कि देयर वर सम बैक्टीरिया फ्री जोन्स। आप देखो, फंगस हैज क्रिएटेड बैक्टीरिया फ्री जोन, फंगस ने वहाँ पर बैक्टीरिया फ्री जोन्स बना दिए थे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से लगी उनको। तो जब उन्होंने वहाँ चीज़ नोटिस करी कि किसने किया, तो वो फंगस था, तो फंगस को उन्होंने बोला कि पेनिसिलियम नोटेटम आइसोलेट करके जब उसकी स्टडी करी गई, तो दे फाउंड आउट कि इट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम था हमारा जो फंगस था, जिसने क्या किया था, स्टेफेलोकोकस की ग्रोथ को इनिबिट कर दिया था। पेनिसिलियम नोटेटम वाज द फंगस। सो दिस वाज द फर्स्ट नेचुरल सोर्स विच वॉज आइसोलेटेड एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो क्या करी थी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रही थी। तो इस वजह से पेनिसिलिन, इसी तरीके ऐसे पेनिसिलिन की, और इसमें उन्होंने जब 2-3 बार रिपीट किया तो उनको लगा कि कोई ऐसा केमिकल है वो रिलीज़ कर रहे होंगे, सो दे नेम्ड इट कि वो क्या होगा, हमारा पेनिसिलिन होगा, जिसको उन्होंने एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट बोला गया। ये वाली डिस्कवरी 1929 में लॉन्च हो गई थी। इसके बाद मल्टीपल स्टडीज़ करी गई और फाइनली 1945 में जाकर पेनिसिलिन को लार्ज स्केल में बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया गया था। ये वही टाइम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो वर्ल्ड वॉर में जब हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन सेप्सिस वगैरह से लोग मर रहे थे, जो आर्मी की पीपल या कॉमन पीपल वर डाइंग, सो उस टाइम पे पेनिसिलिन को इंट्रोड्यूस किया गया और पेनिसिलिन ने लोगों के डेथ रेट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। डेथ रेट को इतना ज़्यादा कम कर दिया था दैट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि ये एक बहुत बड़ा एक बून मिल गया है हम लोग को, अब हम लोग डेथ को अवॉइड किया जा सकता है पेनिसिलिन की वजह से, क्योंकि लोगों को मर, क्योंकि जब ज़्यादातर लोग वहाँ पे उस टाइम पे इन्फेक्शन की वजह से मर रहे थे, तो जो इन्फेक्शन था उसको हम लोग ने कॉम्बैट किया, ट्रीट करना शुरू किया। तो इस वजह से पेनिसिलिन को वहाँ पे बहुत बड़ा बून माना गया था कि इसकी वजह से जो डेथ रेट को उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी और उसकी लॉन्चिंग हो गई थी 1945 में एज अ मार्केटेड एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल एजेंट। अब इसके साथ साथ एक और भी जो साइमल्टेनियसली डिस्कवरी चल रही थी, एक और हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट था जिसको बोलते हैं प्रोंटोसिल। वो एक सल्फोनामाइड ड्रग है। सल्फोनामाइड्स भी हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। वो भी हमारा 1930s में हमारा लॉन्च हो गया था, वो भी हमारा एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट शुरू हो गया था। तो ये एक थर्ड डिस्कवरी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 2-3 तरीकों से हमने डिस्कवरी करी थी, जहाँ पर हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपनी फील्ड्स में एंटीबैक्टीरियल्स को लॉन्च कर रहे थे। बट मेन जो डिस्कवरी बोली जाती है दैट इज सेकेंड डिस्कवरी, जो आपकी पेनिसिलिन की है। तो जो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस था उससे हमने आइसोलेट करते थे और वहाँ से हम लोग किल कराते थे। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, मुझे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेल डिवीजन का रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। तो उनके लिए जो एजेंट होना चाहिए था जो उनको किल कर सके उनकी स्पीड के लिए, तो इसलिए ऐसे ही एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हमारा पेनिसिलियम नोटेटम था वो भी फंगस था, वो भी ग्रो करने की बहुत जल्दी एबिलिटी रखता था। तो इसलिए ये वाली जो डिस्कवरी हुई थी दैट वाज लाइक अ बेंचमार्क। उसने बेंचमार्क सेट किया कि हाँ, ऐसे ही एजेंट्स, अगर हम लोग को ऐसे एजेंट्स हो जो मल्टीप्लाई कर सके
बैक्टीरिया की रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें बैक्टीरिया की सेल को किल करना है या उनकी ग्रोथ को इनिबिट करना है। उनके लिए हमें ऐसा ही एजेंट चाहिए था जो उनकी स्पीड में जाके उनको कॉम्बैट कर सके। सो दैट्स वाई ये पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने लगा, अनटिल अनलेस इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो गया। तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, तब तक उसके बारे में मैं अभी आगे के जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिस्कवर करूंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा कि आपके ये जो होते हैं क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कैसे होता है। बट जब तक रेजिस्टेंस नहीं हुआ था तब तक के लिए वो टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा टाइम गोल्डन पीरियड माना गया था। इस पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ एंटीबायोटिक्स बोलते थे, जहाँ पे बहुत बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो रहे थे और ट्रीट जिनसे हम लोग के एंटीबैक्टीरियल एक्शन को ट्रीट भी कर रहे थे। बट ये तब तक की कहानी थी जब तक हमारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुआ था। इसके बाद जब रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हुआ तो उनकी जो ट्रीटमेंट का रेट था, जो उनका पॉजिटिव रेट था जो डिक्रीज़ करने का, वो कम होना शुरू हो गया और वापस से इन्फेक्शन वापस बढ़ने लग गए थे। तो वहाँ पे समझ में आया कि नहीं, ऐसा कोई गॉडली काम नहीं हुआ था। एंटीबायोटिक्स भी, उन पे भी रेजिस्टेंस बहुत बड़ा एक मतलब कि डिमार्केशन हुआ या फिर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था और समझ में आने लगा था वी नीड टू वर्क ऑन समथिंग कि उनको हम लोग रिड्यूस कर सकें, उनके रेजिस्टेंस को कम कर सकें। तो ये सारी कहानी थी हिस्ट्री की। अगर बाई चांस आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो आप ये 1, 2 और 3, थर्ड 3 डिस्कवरीज को और थोड़ा सा डिटेल में जो पेनिसिलिन की डिस्कवरीज को बता देंगे। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ कि आपको हिस्ट्री आपका पूरा क्लैरिटी से हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा इसके बाद शुरू होता है हमारा एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंटीबायोटिक्स को उनकी लोकेशन की पॉइंट्स पे या फिर मोड ऑफ एक्शन की बेसिस पे। तो जैसे कि मोड ऑफ एक्शन में कोई सेल वॉल पे इनिबिशन कर रहा है, कोई हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है, इस तरीके से उनको अलग अलग ड्रग में क्लासीफाई किया। उनका नेचर कैसा है कि वो बैक्टीरियोस्टैटिक है कि बैक्टीरियोसाइडल है, तो वो वाली चीज़ें ऐसे करके बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मैं एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को उठाऊँगा। आज की जो क्लासिफिकेशन है वो मेरा उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। स्ट्रक्चर में कि कौन सा स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स उनको डिफाइन करते हैं। तो उसमें से सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यहाँ पे आपको अपने फिगर में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, बहुत सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। उनकी एक एक क्लास को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल बेसिस में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही होंगी स्ट्रक्चर में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों बोलते हैं वो समझ लेते हैं। बिकॉज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास ये बीटा लैक्टम की रिंग प्रेजेंट है। बीटा लैक्टम, लैक्टम रिंग क्या होती है? लैक्टम रिंग्स, लैक्टम्स जनरली क्या होते हैं? लैक्टम्स आर जनरली जब हमारे अमाइड ग्रुप होते हैं। अब जब NH है, NH के बगल में C डबल बॉन्ड O है, तो इसको अमाइड्स बोलते हैं। अब अमाइड जनरली ओपन होते हैं, ओपन चेन होते हैं। अगर अमाइड्स को क्लोज हो जाता है तो उस अमाइड को, ऐसे क्लोज अमाइड्स को हम लोग लैक्टम्स बोलते हैं, जनरली लैक्टम्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग बीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन पे नाइट्रोजन के कार्बोनाइल लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा मतलब कि ये स्पेसिफिकली ये वाला जो अमाइड्स है इनको हम लोग बीटा लैक्टम बोलते हैं। अब बीटा लैक्टम है तो ये वाले बीटा लैक्टम जितने भी ऐसे एंटीबायोटिक जिनके पास ये वाली आप देख रहे हैं मेंबर 4 मेंबर की रिंग है, तो मैं यहाँ पर उसको कलर करके हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाली जो रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली रिंग देखिए, आपको हर किसी में आपको ये वाली रिंग आपको दिख जाएगी। 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग दिख रही है आपको हर जगह। तो ये सारे के सारे आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से कैसे हैं, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे हमारे आए थे पेनिसिलिन्स। तो पेनिसिलिन्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो पेनिसिलिन्स है उनके पास बीटा लैक्टम रिंग के साथ साथ अटैच एक 5 मेंबर की थायाजोलिडिन रिंग है। जो सेफेलोस्पोरिन्स और इनमें डिफरेंस आता है वो आता है कि हमारे पास इसके बाद बीटा लैक्टम के 6 मेंबर की रिंग होती है, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग। तो ये बहुत बार इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों रिंग का डिफरेंस है, इनको पहचाना कैसे जाए। तो पेनिसिलिन 5 मेंबर के होते हैं, ये 6 मेंबर के होते हैं। थायाजोलिडिन रिंग, डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग। फिर इन्हीं से बनाकर सिफामाइसिस आए। फिर आए ऑक्सासिफेम्स, क्लेवोलोनिक एसिड, पेनम्स, नॉरकैडिसिन, कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम। इसमें मोनोबैक्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
ऐसा इसलिए है क्योंकि मोनोबैक्टम जो देखेंगे यहाँ पे सिर्फ बैक्टम लैक्टम रिंग ही है, साथ में जो हमारी अटैच फ्यूज रिंग है वहाँ पे हमने नहीं दिखाई है। तो इसका मतलब है कि ये रिंग कहीं ना कहीं एफिशिएंट है टू प्रोड्यूस एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये सारे के सारे कैसे बने, क्यों बने, मतलब कि इनिशियल पॉइंट तो हमने पेनिसिलिन बना लिया, इसको मॉडिफाई करके सिफेलोस्पोरिन, क्योंकि यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो गया था, जो हमारी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। वो रेजिस्टेंस कैसे पैदा हुआ था कि कौन सी ये फ्यूज ये रिंग थी, बीटा लैक्टम रिंग ओपन होने लग गई थी, क्या चीज़ थी कहानी, वो वाली चीज़ें तो मैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें मैं पूरा के डिटेल में आपको रेजिस्टेंस जो होता है वो उसको डिटेल में कवर अप करेंगे कि हाउ रेजिस्टेंस इज हैपनिंग, रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है और उसको ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर ट्रीट नहीं किया जा सकता तो उसके अगेंस्ट में हम लोग किस तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब या क्या एडवांस है। तो आप देखोगे कि जो बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें जनरली रेजिस्टेंस को ही हम लोग कॉम्बैट करने की कोशिश करते हैं कि वो रेजिस्टेंस वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से पैदा ना हो जाए। बाई चांस अगर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है तो वो किसी एक स्पीशीज़ के अगेंस्ट हो या पूरे बैक्टीरियल क्लास के अगेंस्ट हो रहा है। अगर वो ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि वो हमारी यूज़फुलनेस को कम कर देता है एज एंटीबायोटिक। तो हम लोग चाहते हैं अगर रेजिस्टेंस हो भी रहा हो तो एक छोटी सी क्लास में हो ताकि बाकी क्लास उससे बच के रहे, उनसे हम लोग को कोई उनको ट्रीट करने में उनको ट्रीटमेंट में यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स के क्लास से वो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस को भी पढ़ना है। तो अपनी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा। आज जो मैंने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के कुछ सब टाइप्स को बता दिया है कि क्या क्या होते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बीटा लैक्टम में जो इनहिबिशन वो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है वो रेजिस्टेंस कैसे पैदा हो रहा है वो पढ़ेंगे, और साथ साथ इनका मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। मोड ऑफ एक्शन पढ़ के एक आध प्रॉपर्टी हर एक ड्रग के बारे में समझेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन होंगे अगर पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन्स के वो सब दिखेंगे, या जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कवर अप करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही पुट कर रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो कि हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरली पूछा जाता है। तो वो हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको क्लियर है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी एंटीबायोटिक्स की, और उसके बाद डिटेल में हम लोग को हर एक कैटेगरी को उठाना है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। तो उनको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, उनका एसएआर पढ़ेंगे और उनकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन, ऐसे करके दो तीन चीज़ें उनकी कवर अप करेंगे। तो जिस तरीके से हमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक का बीटा लैक्टम वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा और हम जो पढ़ना चाह रहे थे समझना चाह रहे थे वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। तो अभी के लिए मैं पॉज करूँगा इसी पॉइंट पे कि आप आई वुड से कि मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं यहीं पे पॉज करूँगा और अपनी नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप बीफार्म 6 सेमेस्टर में तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियोज़। और बाकी अगर जिसे इन जनरल किसी को भी एंटीबायोटिक से रिलेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये ऐसी चीज़ होती है एंटीबायोटिक्स इज लाइक एवरीवन यूजेस एंटीबायोटिक्स, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन सा एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कौन सी क्लास का ले रहे हैं, किस टाइप की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी इन वीडियो से, तो दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग वीडियोज़। तो इस तरीके से जब आपकी जो नॉलेज एनहेंसमेंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। So now I will stop at this point, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe my channel for more upcoming interesting videos like this. So till then, take care. Thank you.